हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। ये विभवांतर गति के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते थे प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो ये गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चालक, मान लीजिए हम रॉड ले लेते हैं, चालक कैसा होना चाहिए? गतिमान। तो अगर इसको हम गति करा दें, मान लेते हैं v वेग से, तो इसमें एक विभवांतर प्रेरित होगा। विभवांतर प्रेरित होने का मतलब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। किसकी तरीके से? बैटरी की तरीके से। ये क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो इस टॉपिक का मतलब यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को गति कराते हैं तो वो एक बैटरी की तरह काम करने लगता है। मतलब बैटरी की तरह काम कर रहा है तो हमको क्या मिल जाएगा? विद्युत धारा। कब? जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब एक बंद परिपथ बनेगा। तो जब इसको हम इस कंडक्टर को, इस चालक को गति कराएंगे तो ये एक बैटरी की तरह व्यवहार करेगा और उस बैटरी से हमको क्या मिलेगा? वैद्युत धारा मिलेगा। तो इसका मतलब समझ में आया क्या होता है? जब हम किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो वहां विभवांतर प्रेरित होगा, मतलब वो एक बैटरी की तरह कार्य करने लगेगा। तो बैटरी की तरह कार्य करने लगेगा तो अगर बंद परिपथ होगा तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगा? वैद्युत धारा मिल जाएगा। मतलब हम किसी चालक को गति करा के भी वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और क्रॉस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मान लिया कितनी है? बी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए बी मान भी लिया गया। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से अंदर की तरफ है, इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। तो एक चालक ले लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड है हमारे पास। रॉड की लंबाई मान लेते हैं कितनी है? एल है। इसको हम वी वेग से आगे की तरफ गति करा रहे हैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। हमने एक रॉड लिया है, रॉड की लेंथ कितनी है? एल है। इसको हम वी वेग से आगे की तरफ गति करा रहे हैं। तो देखिए, हमको पता है अगर कोई चालक है तो चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतनी ही संख्या में धनावेश होते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं वो किसमें? प्लस में चेंज हो जाता है। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ही उतने ही धनावेश होते हैं। तो अगर ये चालक है तो चालक में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है और धनावेश है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही धन आवेश होंगे। जब हमने चालक को आगे की तरफ गति कराया v वेग से, तो अगर चालक आगे की तरफ गति कर रहा है तो इसका मतलब ये धन आवेश भी आगे की तरफ गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ गति कर रहा है। ये धन आवेश भी आगे की तरफ v वेग से गति करेगा और इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ v वेग से गति करेगा। आई बात समझ में? हमें पता है चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने धनावेश होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिससे पृथक होते हैं वो किस में बदल जाता है? धन आवेश में। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही धन आवेश। तो जब ये चालक आगे की तरफ गति कर रहा है तो इसके साथ साथ ये धन आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है। तो धन आवेश भी आगे इसी वेग से v वेग से गति करेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी इसी वेग से आगे की ओर v वेग से गति करेगा। हमको पता है जब हम किसी वाय चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को गति कराते हैं, हमने ये पढ़ रखा है। अगर किसी वाय चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को हम गति करा दे तो इस पे एक बल लगता था, चुंबकीय बल, जिसका वैल्यू होता था Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या जिसका मैग्नीट्यूड होता था कितना? Q v b साइन थीटा। यही होता था। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को गति कराए तो उस पर एक बल कार्य करता है। बल किसके बराबर होता है? तो Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के।
और बल की दिशा कैसे ज्ञात करते थे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते थे। तो देखिए ये प्लस भी तो इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब अगर ये चालक गति कर रहा है तो इसमें प्लस और माइनस भी है, मतलब धन आवेश भी और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। ये भी इस चुंबकीय क्षेत्र में आगे की तरफ गति कर रहे हैं। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में आगे की तरफ गति कर रहे हैं तो इसका मतलब इन पे भी एक बल, ये वाला चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक है, कितना काम करेगा? तो एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या होता था? V और B के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र और जिस दिशा में गति कर रहा है उसके बीच का कोण। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ V वेग से आगे की तरफ गति कर रहा है तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब इन दोनों पे बल काम कितना कर रहा है? QVB इस पे भी और QVB इस पे भी। चुंबकीय बल FM बराबर QVB। यहां तक आई बात समझ में? हमने बोला चालक में धन आवेश भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर चालक गति कर रहा है तो उसके साथ ये धन आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल काम करता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो बल किसके बराबर होता है? F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो यहां से हमने वो वैल्यू निकाल ली। क्योंकि V और B के बीच का कोण कितना था? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो हमको फोर्स पता चल गया कितना काम कर रहा है? QVB। अच्छा, फोर्स तो पता चल गया, अब हमको डायरेक्शन पता करना है कि किस दिशा में बल ये काम करेगा दोनों पे। तो बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम था? याद है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, FBI। F क्या होता था? फोर्स, B होता था चुंबकीय क्षेत्र और I होता था वैद्युत धारा की दिशा। तो सबसे पहले वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता है जिस दिशा में धन आवेश गति करता है वही वैद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसके लिए I आगे की तरफ होगा। जिस दिशा में ऋण आवेश गति करता है उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा होती है। तो इसके लिए वैद्युत धारा किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। तो इस पे कितना बल लगेगा देखते हैं। बल तो पता चल गया, डायरेक्शन देख लेते हैं। तो बाएं हाथ में ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर। ये वैद्युत धारा की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वैद्युत धारा सामने। बाहर की तरफ तो F किधर आया? अंगूठा ऊपर की तरफ। इसका मतलब धन आवेश पे जो बल काम करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक, ऋण आवेश पे देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तो इसके लिए भी अंदर ही है, लेकिन वैद्युत धारा इसके लिए किधर है? इस दिशा में। तो इसको हम इधर लाएंगे तो अंगूठा किधर गया? नीचे की तरफ। इसका मतलब माइनस पे जो चुंबकीय बल काम किया वो कहां काम किया? नीचे की तरफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना। तो देखिए यहां से क्या हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि अगर धन आवेश है तो उस पे ऊपर की तरफ एक चुंबकीय बल काम कर रहा है, कितना? QVB। और अगर ऋण आवेश है तो उस पे नीचे की तरफ एक चुंबकीय बल काम कर रहा है, उसका भी परिमाण कितना है? QVB। ठीक, फिर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि चालक में कौन गति करता है। क्या धन आवेश चालक के अंदर गति करते हैं? नहीं करते हैं। कौन गति करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चालक के अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो हमारे चालक में अभी हमने देखा था प्लस थे और मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो प्लस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ QVB और मुक्त इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ QVB। फिर हम बोले प्लस तो गति करेगा नहीं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पे जब बल लग रहा है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां आना शुरू करेंगे? नीचे आना शुरू करेंगे। मतलब कुछ समय बाद यहां पे प्लस की संख्या ज्यादा होगी और यहां पे माइनस की संख्या ज्यादा होगी। जैसे यहां पे प्लस की संख्या ज्यादा हुई और यहां पे माइनस की संख्या ज्यादा हुई तो ये बनेगा उच्च विभव और ये क्या बनेगा? निम्न विभव। और विभवांतर के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात आई समझ में? मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, उसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां आने लगे? नीचे। तो नीचे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी और ऊपर धन आवेश की संख्या बढ़ने लगी।
तो धन आवेश को हम क्या बोल रहे हैं, उच्च विभव, और मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, निम्न विभव। तो एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा जिसकी दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बनेगा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस पे देखिए पहले केवल चुंबकीय बल काम कर रहा था, Fm किसके बराबर, QVB। जैसे ही बता यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना, हमको पता चल गया कि अब इस पे एक वैद्युत बल भी काम करेगा, और वो वैद्युत बल किसके बराबर होता है, F बराबर Q इंटू E। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि इस बल की दिशा क्या होती है, तो धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, ठीक। ये बात सबको पता है। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो धन आवेश पर बल उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, मतलब अगर ये धन आवेश है तो इस पे बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और ऋण आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऋण आवेश है तो उस पर बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ठीक है, गति तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, तो केवल ऋण आवेश के लिए देखते हैं। इसका मतलब देखिए इस पे पहले चुंबकीय बल लग रहा था नीचे की तरफ, कितना, QVB। अब चूंकि एक वैद्युत क्षेत्र बन गया तो वैद्युत क्षेत्र के कारण एक इस पे वैद्युत बल भी लगा, और वो बल कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, F बराबर Q इंटू E। ये वैद्युत बल हो गया और ये चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सा वाला बल ज्यादा है, ये वाला बल ज्यादा है या ये वाला बल ज्यादा है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे, तो एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कमजोर वैद्युत क्षेत्र बना होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। फोर्स कम होने का मतलब चुंबकीय बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो वैद्युत बल भी बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये वैद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वैद्युत क्षेत्र कमजोर था तो वैद्युत बल भी कम था, जिसके कारण ये नीचे वाला बल ज्यादा था, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठा होते गए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा प्लस इकट्ठा हो जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस समय हम मान लिए कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल का मान क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब Fe किसके बराबर है, QE के बराबर, और Fm किसके बराबर है, QVB के बराबर। तो Q से Q कट गया तो जो E आया वो किसके बराबर आया, V इंटू B, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र का मान आया वो किसके बराबर आया, V इंटू B। फिर हमने पढ़ रखा है कि अगर ये कोई L लंबाई का चालक तार है, इसमें वैद्युत क्षेत्र है E, D था। अगर वैद्युत क्षेत्र है E तो इसके सिरों पे विभवांतर किसके बराबर होता है, V बराबर E इंटू D। E वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है, तो यहाँ चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हम इसको डायरेक्ट ED भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो V बराबर कितना आया, E इंटू D। तो E बराबर हम कितना लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं V बटे D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D। इतनी बात आई समझ में। देखिए पहले वैद्युत क्षेत्र बना तो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या बनता है, विभवांतर बनता है, ये हमको पता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना विभवांतर बनता है, तो V बराबर E इंटू D का बनता है। तो यहां से हमने E की वैल्यू निकाल ली, E बराबर कितना, V इंटू D, या V बराबर हम बोल सकते हैं E इंटू D। तो देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ भी एक वैद्युत क्षेत्र बनाई, तो अगर वैद्युत क्षेत्र बना तो ये जो L लंबाई है इसके कारण भी तो यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न होगा। तो E की जगह हम क्या लिखेंगे, V बटे D। D का मतलब क्या है, L। तो E की जगह हो गया V बटे L बराबर V इंटू B। यहां से V किसके बराबर आ गया, V B इंटू L। या इसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं, B को पहले फिर L और फिर B। ये V होता है विभवांतर और ये V होता है वेग, जिस वेग से वो गति कर रहा है, ये याद रखना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी गति के कारण हमको क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया, मतलब ये एक बैटरी की तरह कार्य कर रहा है। कितना उसका विभवांतर है, तो B इंटू L इंटू V। या हम बोल सकते हैं कि इसका वैद्युत वाहक बल कितना है, तो वैद्युत वाहक बल का मान भी कितना है, B इंटू L इंटू V। आई बात समझ में। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हमने बोला चालक गति कर रहा है,
चालक गति कर रहा है तो चालक के अंदर जो आवेश है वो भी इसी वेग से गति कर रहे हैं। तो चालक के अंदर कैसे आवेश है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उतने ही धन आवेश है। तो हमें पता है जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल किसके बराबर होता है, Q इंटू वी इंटू बी। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने बल की दिशा निकाल ली। क्योंकि गति केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल काम किया कितना, QVB नीचे की तरफ, जिसके कारण कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठा होने लगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो ऊपर प्लस की संख्या ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, पहले तो माइनस भी उतने ही थे, प्लस भी उतने ही थे, समान रूप से फैले हुए थे। तो अब जब माइनस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे केवल क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है। तो ये हो गया उच्च विभव पे, ये हो गया निम्न विभव पे। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बना, हमें ये पता है कि आवेश पे एक वैद्युत बल भी काम करेगा। तो ऋण आवेश पे जो वैद्युत बल काम करता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ था इसलिए वैद्युत बल किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो स्टार्टिंग में चुंबकीय बल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो चुंबकीय बल ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जिस समय बराबर होंगे उस समय अब आवेशों की गति रुक जाएगी और उस समय जो प्रेरित विभवांतर होगा वो अधिकतम होगा। इस समय जो प्रेरित विभवांतर होगा वो कितना होगा, अधिकतम होगा। तो यहां से हमने दोनों बलों को बराबर किया तो हमको E बराबर पता चल गया V इंटू बी। फिर हमको ये पता है कि अगर कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो वहां पे एक विभवांतर होता है और विभवांतर का फॉर्मूला क्या है, V बराबर E इंटू डी। तो यहां से हमने E बराबर V बाई एल लिखा, तो V का मान हमको मिल गया VB इंटू एल। तो ये V है विभवांतर और ये V कौन सा है, वेग का है। नोट कर लीजिए। देखिए ये वाली तो कंडीशन तब आई थी, ये स्पेशल केस है जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और V उससे 90 अंश के कोण पे रखा गया है। अगर हमको ये ना पता हो कि 90 अंश के कोण पे रखा गया है तो हम लोग वेक्टर वाले फॉर्म से करेंगे, मतलब FE बराबर QE वेक्टर। ठीक, ये हमको पता है। FM बराबर, तो चुंबकीय बल जो होता है वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ रखे हैं, कितना होता है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक, Q से Q कट गया, E वेक्टर बराबर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब जो विभवांतर होता है वो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट D वेक्टर। ठीक है, ये विभवांतर है, विभवांतर बराबर E वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहाँ पे D की जगह क्या है, लंबाई L है, तो यहाँ पे हम विभवांतर V बराबर लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट L वेक्टर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। E वेक्टर का मान कितना है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। ये हो जाएगा प्रेरित विभवांतर का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के रूप में। नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या है विभवांतर का, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। ठीक है, ये V है विभवांतर और ये है V वेग। और जो हमने अपना केस लिया था इस तरीके से, L लंबाई था, चुंबकीय क्षेत्र B अंदर की तरफ, इसको हमने V वेग से गति कराया था, तब हमारा विभवांतर कितना आया था, BLV। ठीक है, यही आया था। क्योंकि जो थीटा वो 90 अंश के कोण पे था तो हमने वहां साइन 90 रख के देखा तो किसके बराबर आया था, V बराबर BLV। देखिए V क्रॉस B किसके बराबर आएगा, VB साइन थीटा, VB
साइन थीटा। थीटा क्या होता है, v और b के बीच का कोण, तो v आगे की तरफ ऐसे और b अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण कितना 90, तो ये किसके बराबर आया, v b के बराबर आया। अब डॉट l वेक्टर, तो l वेक्टर किधर है, l वेक्टर ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो उसके और इसके बीच में एंगल कितना आता है, 0 आता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते थे, वी बी इंटू एल, बी एल वी। आई बात समझ में। देखिए v क्रॉस b किसके बराबर आया, v b के बराबर आया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो v आगे की तरफ है, b अंदर की तरफ है, तो अंगूठा वेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इसके बीच की डायरेक्शन तो a से b की तरफ, तो अंगूठा डायरेक्शन बताता है, तो वही चीज यहां भी है। v क्रॉस b, v b साइन थीटा था, थीटा 90, तो वो किसके बराबर आया, v b के बराबर आया। डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो देखिए v किधर है, इधर, तो इस दिशा में हथेली को फैलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ, जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, तो इधर से इधर जाएंगे, तो इसका डायरेक्शन किधर आया, ऊपर की तरफ ऐसे। एल भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा कितना हो गया 0, तो कॉस 0, ये देखिए ये बीच में डॉट एल है, तो वी बी एल कॉस थीटा आएगा, तो इस बार थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये किसके बराबर आया था, वी बी एल। ठीक है, तो इस वाले केस में बी एल वी आया था, और वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं कितना, v क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। तो इसका एक दूसरा केस बनाते हैं और वहां पे देखते हैं विभवांतर कितना आता है। ये इस बार हमने रॉड को ऐसे रखा है और ये आगे की तरफ v वेग से गति कर रहा है। इस बार पहले रॉड ऐसे रखा था, इस बार हमने ऐसे रख दिया है। अब विभवांतर कितना होगा ये आपको बताना है, सोचिए। चुंबकीय क्षेत्र B ही है, क्या इतना ही आएगा V बराबर बी एल वी, या कुछ और आएगा। देखिए इस बार ये आएगा 0। क्यों आएगा देख लेते हैं। वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, तो अगर इनके बीच का डायरेक्शन जो वी बी साइन थीटा भी हम लोगों ने निकाला था, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, थीटा वी और बी के बीच का एंगल, तो वी आगे की तरफ और बी अंदर की तरफ, तो अभी भी 90 डिग्री, मतलब ये वी बी आएगा। इसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो वी है आगे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, तो उंगलियों को हम अंदर लेंगे तो ये किधर आया, ऊपर की तरफ, मतलब जो इसका डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में आया, तो मान लेते हैं वो कितना है, जे कैप है। ठीक है, यही तो हुआ। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ए की तरफ हथेली को फैलाते हैं, बी की तरफ जाते हैं, तो अंगूठा बाहर, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का कोई पूछे तो बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ आते हैं तो अंगूठा अंदर, तो इसका रिजल्टेंट किधर, अंदर की तरफ। तो देखिए v किधर है, v आगे की तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ है, तो v आगे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो हमको अंदर की तरफ हथेली को मोड़ना है, तो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, y वाले डायरेक्शन में, मतलब ये जो v भी आया इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो हमने क्या लिख दिया, जे कैप डॉट। लंबाई किधर है, आगे की तरफ, ये तो है एल आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप, हमको पता है आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट आई कैप, ये सब किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0। यहाँ पे तो विभवांतर प्रेरित होगा, लेकिन यहाँ पे विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। हमने देख भी लिया वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए जो आप लोगों को याद रखना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी एल तथा V में यदि कोई भी दो समांतर हो, तो जो विभवांतर होगा वो 0 के बराबर होगा, मतलब विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई और V में कोई भी दो समांतर हो गए, बी एल, और जैसे यहां पे कौन कौन समांतर है, एल और V, दोनों एक ही दिशा में, लंबाई और वेग दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। तो अगर कोई भी दो समांतर हो गए तो जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समझते हैं फिर से। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर
डॉट एल वेक्टर। ठीक है, हम बोल रहे हैं कोई भी दो समांतर हो तो हम बोल देते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये भी आई कैप वाले डायरेक्शन में है और ये बी भी किस में है, आई कैप वाले डायरेक्शन में। और एल को हम मान लेते हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं किस में है, जे वाले डायरेक्शन में है। तो देखिए v क्रॉस b, तो आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट एल जे कैप। तो हमको पता है आई कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होता है, 0। तो देखिए जब v और b दोनों समांतर हुए तो ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आ गया। अब दूसरा ले लेते हैं, जब b और l को करते हैं तो मान लीजिए v हमारा i में हो गया और l भी किस में हो गया, i में, और b को हम किस में कर देते हैं, j में। तो ठीक है, v को i में करते हैं तो i, b को किस में किया है, j में, डॉट l को किस में किया है, i में। तो देखिए i कैप क्रॉस j कैप, k कैप और k कैप डॉट i कैप, तो 0। डॉट प्रोडक्ट में तो जब दोनों सेम होते हैं तब आंसर 1 आता है, तो k कैप डॉट i कैप क्या हो गया, 0। ठीक है, तो हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए क्या, कि b, l और v चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई और जिस दिशा में वो गति कर रहा है, अगर उसमें से कोई भी दो समांतर हो गए तो वहां पे विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, मतलब v का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए ठीक है, तो हमको तो ये पता चल गया कि हाँ ये जो रॉड इसमें गति कर रहा है वो एक बैटरी की तरह गति कर रहा है, मतलब यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो क्या वैद्युत धारा भी इसमें प्रवाहित होगा या नहीं, सोचिए वैद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं, तो नहीं, अभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सर्किट अभी कंप्लीट नहीं, अभी बंद परिपथ नहीं है। अगर हम इसको एक बंद परिपथ बना दें अब इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। अच्छा एक बात और, हमको ये पता तो चल गया था कि ठीक है ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, लेकिन बैटरी का कौन सा डंडी बड़ा लेना और कौन सा छोटा, ऊपर वाला ही क्यों बड़ा लेंगे और नीचे वाला ही क्यों छोटा लेंगे, तो वो कैसे समझेंगे। देखिए हमने अभी देखा था ऊपर कौन इकट्ठा हुआ था, प्लस, और नीचे माइनस। तो एक तो तरीका ये है, हमको पता है अगर ऊपर प्लस है तो ये उच्च विभव है और नीचे माइनस है तो ये क्या है, निम्न विभव है। तो उच्च विभव की तरफ बड़ी डंडी रहती है और निम्न विभव की तरफ छोटी डंडी। तो एक तो तरीका ये हुआ पता करने का कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा तरीका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसी तरीके से तीनों को फैलाना है, जैसे हम बाएं हाथ में फैलाते थे, अंगूठा, ये उसके पास वाली दोनों उंगली, तीनों एक दूसरे के लंबवत। तब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और ये चालक के गति की दिशा में, वहां पे वो बल बताता था, तो यहां पे क्या बता रहा है, चालक के गति की दिशा, ये चालक के गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब ये वाली जो उंगली है ये हमको प्रेरित धारा या बैटरी के बड़े डंडे की दिशा बताएगी। तो देखिए यहां पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ, चालक गति कहां कर रहा है, आगे की तरफ, तो अंगूठा कहां जाएगा, आगे की तरफ। तो ये उंगली कहां आई, ऊपर की तरफ आई, इसका मतलब इस बैटरी की बड़ी डंडी कहां रहेगी, ऊपर की तरफ, और अगर वैद्युत धारा प्रेरित होगी तो वो भी ऊपर से इधर आएगी। ठीक है, ये फिंगर कहां है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब बैटरी की बड़ी डंडी कहां, ऊपर की तरफ। तो वैद्युत धारा उच्च विभव से ही बाहर निकलेगा, तो वैद्युत धारा इधर से निकल के इस तरीके से आएगा। ठीक, तो एक तरीका बताने का ये वाला कि जहां पे प्लस ज्यादा है वो उच्च विभव होगा और जहां पे माइनस ज्यादा है वो निम्न विभव होगा। दूसरा तरीका क्या बताने का है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये होता है चालक के गति की दिशा और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठे को हमने रखा चालक के गति की दिशा में और इसको रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये उंगली हमको बताता है कि बैटरी की बड़ी डंडी किधर होगी। तो बैटरी की बड़ी डंडी किधर होगी, ऊपर। या हम बोल सकते कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। मतलब बैटरी की बड़ी डंडी ऊपर और प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ऊपर, कुछ इस तरीके से। अगर सर्किट हमारा कंप्लीट है तो यहां से वैद्युत धारा निकलेगा इस तरीके से और ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए
तो यहां से अब देखिए हमने क्या किया कि ये कोई कंडक्टर है, इस तरीके से रॉड या मान लेता है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, इसको हम गति करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये स्लाइड कर रहा है, ये जो रॉड है एल लंबाई का, ये आगे पीछे गति कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दो तो तरीके हमने अभी निकाले, किससे, यहां पे प्लस माइनस बताने का दो तरीका, या प्रेरित धारा की दिशा निकालने का तरीका हमने क्या बताया। एक तो इससे हमको पता था कि जब आगे की तरफ जा रहा है तो यहां प्लस इकट्ठा हो रहा है और यहां पे माइनस, तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, तो वैद्युत धारा इस दिशा में, एक तरीका ये था। दूसरा हमने कहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक के गति की दिशा में, तो ये भी हमको बता रहा है कि बैटरी की बड़ी डंडी ऊपर है और प्रेरित वैद्युत धारा भी यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इन दो के अलावा एक तरीका हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, अगर आपको याद हो, वो था लेंज का नियम। देखिए हो क्या रहा है, जब ये आगे जा रहा है, तो जब आगे जा रहा है तो इसके अंदर बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। देखिए अगर इस तरीके से है, ये अभी यहां पे है तो यहां पे कम बल रेखाएं हैं। अब जब इस रॉड को आगे ले गए, यहां पे ले आए, तो इसके अंदर बल रेखाओं की संख्या तो बढ़ गई। तो लेंज क्या कहता है, अगर बल रेखाएं बदल रहे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन है तो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और चूंकि बंद परिपथ है तो वैद्युत धारा भी प्रेरित होगा। तो लेंज का नियम कहता था कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो यहां पे किसके कारण उत्पन्न हो रही है, अंदर वाले बल रेखाओं के बढ़ने के कारण। तो अगर अंदर वाले बल रेखाओं को बढ़ने से रोकना है तो प्रेरित धारा क्या करेगा, जितना अंदर बढ़ रहा है उतना ही बल रेखा बाहर की तरफ बनाएगा। तो जब बाहर की तरफ बनाएगा तो हम अंगूठा कहां रखेंगे, बाहर, और उंगलियों को मोड़ेंगे इधर, तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे आई, इस तरीके से आई। तो देखिए तीन तरीके से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा बता सकते हैं। पहला, कहां प्लस इकट्ठा हो रहा है, कहां माइनस, ठीक। दूसरा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, और तीसरा बता सकते हैं लेंज के नियम से। तो जो आपको आसान लगे वहां पे इन तीनों में से वो वाला यूज करके हम लोग प्रेरित धारा की दिशा या कि बैटरी की प्लस डंडी कौन सी होगी वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए ये v वेग से गति कर रहा है, अब ये पूरा एक बंद परिपथ है, हम बोल रहे हैं ये भी चालक है, तो हमको पता है कि यहां पे एक विभवांतर प्रेरित होगा, ठीक है। विभवांतर प्रेरित होगा तो ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम। ऊपर बड़ी डंडी क्यों, ये अभी हम लोगों ने बात की, इसका विभवांतर कितना होगा, BLV, ठीक है। अब हमसे क्या करेगा सवालों में, हमसे बोल देगा कि ये वाली जो रॉड है उसका एक प्रतिरोध है, बोल देगा उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो हमसे पूछेगा कि बताओ कितनी वैद्युत धारा प्रेरित हुई। तो सिंपल है, I बराबर क्या होता है, V बटे R। तो V कितना है, BLV बटे R, ये हो गया प्रेरित धारा, ठीक है। क्या हुआ कि ये जो सर्किट बनाया उसने बोला कि इसका एक अपना प्रतिरोध है कैपिटल R, फिर हमको बोला कि ये हम गति करा रहे, तो हमको पता है ये गति कराएंगे तो एक बैटरी की तरह काम करेगा। बैटरी का विभवांतर कितना होगा, BLV। तो अगर हमको वैद्युत धारा निकालना है, यहाँ पे अगर विभवांतर V होता है तो I किसके बराबर हम लिखते हैं, V बटे R के बराबर। तो V की वैल्यू हमको पता है BLV, तो I की वैल्यू कितनी होगी, BLV बटे R। कभी कभी ये बोल देगा कि ये जो रॉड है जो मूव कर रहा है इसका अपना आंतरिक प्रतिरोध है, तो यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध बना दीजिए, इसका मान लेते हो कितना है, स्मॉल r। तब I किसके बराबर हो जाएगा, I बराबर V बटे R इक्विवेलेंट। तो अब दो प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो BLV बटे R प्लस R। इस तरीके से वैद्युत धारा निकालेंगे, ठीक। तो सवाल में इसी तरीके से देगा कि इतने वेग से गति कर रहा है तो वैद्युत धारा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम विभवांतर निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, फिर जो प्रतिरोध दिया रहेगा उस प्रतिरोध से भाग दे के हम वैद्युत धारा का मान निकाल लेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इस पे कितने सवाल बन सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने इस तरीके से बनाया, हमको पता है ये अगर गति करेगा तो विभवांतर प्रेरित होगा जिसका मान कितना होगा, BLV। हमसे बोला गया कि ये जो परिपथ है इसका एक प्रतिरोध है R, कैपिटल R, ठीक। तो सबसे पहली बात तो हमसे वैद्युत धारा पूछ ले, तो अभी हमने देखा वैद्युत धारा किसके बराबर, BLV बटे R।
ये हो गया पहला फॉर्मूला। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर ही हो हमेशा, ये ध्यान देना है। हो सकता है इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हो तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट है, ये किसी परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। पहली बात तो ये पूछा। दूसरी बात हमसे ये पूछा कि मान लीजिए अब ये हमको पता है कि यहाँ पे एक विभवांतर प्रेरित हुआ कितना, BLV। हमसे बोला कि अब इसको अगर हमको V वेग से आगे ले जाना है तो क्या हमको इस पे कोई बल लगाना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, पहले तो V वेग से ले गया आगे कुछ, तो यहाँ पे एक विभवांतर प्रेरित हो गया BLV। तो हमसे बोला कि अगर इसको V वेग से गति कराते ही रहना है तो क्या हमको कोई बल लगाना पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, हमको बल लगाना पड़ेगा नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इसको आगे जाने से कोई रोकेगा। जैसे अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको ऊपर जाने से रोकता है। तो वैसे ही अगर इस रॉड को आगे जाने से कोई रोकेगा तब तो हमको इसको आगे ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई रोकने वाला नहीं तो अगर इसको हम हल्का सा भी धक्का दे देंगे तो आगे की तरफ गति करने लगेगा। तो सबसे पहली बात यह पता लगाना कि क्या इस पे कोई बल काम कर रहा है या नहीं। तो हमने पढ़ रखा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता था तो उस पे कितना बल लगता था, F बराबर QVB। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और जब कोई चालक तार होता था वाय चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो, I, तो वहां भी हमने देखा था चुंबकीय बल काम करता था और वो किसके बराबर होता था, ILB। याद है कि नहीं। इसका मतलब इस वाले रॉड पे एक चुंबकीय बल काम करेगा, क्या, ILB। अब अगर वो बल आगे की तरफ काम करेगा तब तो हमको आगे जाने के लिए कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। अगर पीछे की तरफ काम करेगा तो ठीक है, तब जितना बल पीछे की तरफ लग रहा है उतना ही बल कम से कम आगे लगाएंगे तब वो आगे की तरफ जाएगा। जैसे यहां पे हम देखते थे कि अगर ये m द्रव्यमान की वस्तु है तो अगर इसको ऊपर ले जाना होता तो हमको कम से कम कितना बल लगाना पड़ता था, m × g। कम से कम इतना लगाना है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो और तेजी से जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो लगाना ही है। तो ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको ये पता चला कि हाँ ये वाय चुंबकीय क्षेत्र में है, वैद्युत धारा प्रवाहित हुआ, वैद्युत धारा कारण ये धारावाही चालक तार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अगर धारावाही चालक तार की तरह व्यवहार कर रहा है तो इस पर एक चुंबकीय बल काम करेगा, कितना, ILB। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, बल के लिए हमेशा बायां हाथ। तो ये क्या बताता है, FBI, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर। ये बताता है वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये आया ऊपर की तरफ। अंगूठा बताता है बल, इसका मतलब जो इस पे चुंबकीय बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, FM, पीछे की तरफ। तो दूसरा फॉर्मूला यहां से निकल के आया इसके लिए, जो FM है वो पीछे की तरफ लग रहा है, वो कितना होगा, ILB। आई बात समझ में। हमने ये पढ़ा कि जब कोई धारावाही चालक किसी वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल काम करता है ILB sin थीटा। थीटा होता है B और L के बीच में का कोण, तो B है अंदर की तरफ, L है ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए साइन 90 का मान है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिखा है, ILB। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमने बाएं हाथ से निकाल लिया। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली उंगली प्रेरित धारा, तो अंगूठा अंदर की तरफ, इसका मतलब इस पर चुंबकीय बल अंदर की तरफ लग रहा है, कितना, ILB। तो अगर इसको हमको बाहर की तरफ ले जाना है तो कम से कम हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ILB, अगर इतने वेग से गति कराना है तो। I की वैल्यू अब पुट कर दीजिए, तो I किसके बराबर है, BLV गुणे LB बटे R। तो देखिए B भी 2 बार, L भी 2 बार, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बटे R। ये हो गया चुंबकीय बल, B स्क्वायर L स्क्वायर V बटे R। सबसे पहले धारा निकालना सीखा हम लोगों ने, फिर अगर इसको V वेग से आगे की तरफ गति कराना है तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा वो हमने सीखा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है। अब देखिए, हम बल लगा के विस्थापन पूछ रहे हैं तो हमसे बोलेगा कि प्रति सेकेंड किया गया कार्य। ठीक है, हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा प्रति सेकेंड कितना कार्य किया जा रहा है। तो प्रति सेकेंड किए गए कार्य को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटे
समय तो प्रति सेकेंड किया गया कार्य पूछ रहा है, मतलब कार्य बटे समय। इसी को हम क्या लिखते थे, F इंटू वी लिखते थे कि नहीं। कार्य बराबर क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। तो W बटे टी बराबर F गुणे एस बटे टी। तो विस्थापन बटे समय ही वेग होता था, तो इसको क्या हम लिखते थे, बल गुणे वेग। ठीक है, तो बल कितना लगा रहे हैं वो हम निकाल चुके हैं, कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर। वेग कितना है, तो वेग v है, तो P बराबर लीजिए आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, जो कि ऐसे सवालों में पूछ सकता है। तो कैसे इनको हल करना वही आप लोगों को समझाया जा रहा है। पहले वैद्युत धारा इस तरीके से निकालना है, फिर अगर v वेग से गति कराना है तो कितना बल लगाना होगा वो, फिर इस बल के द्वारा प्रति सेकंड कितना कार्य किया गया है, तो उसका फॉर्मूला हो गया ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, चौथा क्या पूछ सकता है कि इसमें हमने आई वैद्युत धारा निकाल ही लिया है, तो हमसे पूछेगा कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है यहाँ पे। तो किसी प्रतिरोध में प्रति सेकंड ऊर्जा जो व्यय होती है उसको कैसे निकालते हैं, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर से। ये क्या है, प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा इस प्रतिरोध में। तो I की वैल्यू कितनी है, बी एल वी बटे आर, तो स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे क्या है आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर। तो ये वाला P और ये वाला P देखिए दोनों बराबर है। ये वाला P क्या है, प्रति सेकेंड इस वाय बल द्वारा किया गया कार्य, और ये क्या है, व्यय ऊर्जा दर, मतलब इस प्रतिरोध के लिए कितनी ऊर्जा प्रति सेकेंड व्यय हो रही है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर, ये भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम लोगों को हल करना है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। कंसेप्चुअल टॉपिक है, बस एक बार चीज़ों को समझना है, उसके बाद बहुत ही आसान चैप्टर बनेगा ये आपके लिए, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो। तो देखिए यहां से हमने वैद्युत वाहक बल या विभवांतर निकालने का एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, बी एल वी, जब हमारा स्पेशल केस था किसी 90 अंश के कोड पे रखा गया था। और एक हमने फैराडे के नियम से पढ़ा था क्या, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, या अगर मॉड केवल निकालना हो तो मॉड E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या दोनों हमको अलग अलग चीजें बता रही हैं या एक ही चीजें बता रही हैं, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये बाउंड्री है इसकी कि इतने तक है ये चुंबकीय क्षेत्र। हमने एक यहाँ पे चालक इस तरीके से ले आया जिसकी लंबाई है L, मान लेते हैं अभी ये कितना अंदर है यहाँ पे x, और ये v वेग से गति कर रहा है। एक वर्गाकार लूप है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, वर्गाकार लूप है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई L, ये L है लंबाई, ये जितना पोर्शन अभी अंदर है वो कितना है, x है। तो हमको वैद्युत वाहक बल निकालना है। देखिए दोनों तरीके से, तभी तो हमको पता चलेगा कि दोनों हमको सेम चीजें बताएंगी या अलग अलग चीजें बताएंगी। तो सबसे पहले E बराबर इससे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड की केवल बात करेंगे तो मॉड E निकालेंगे कितना, डी फाई बाई डी टी। तो अगर ये वाला तरीका हमको अपनाना है तो सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, फ्लक्स बताना पड़ेगा। तो फाई बराबर बी इंटू ए, कॉस थीटा होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये एरिया है,
चुंबकीय क्षेत्र सीधे इसको काटते हुए अंदर जा रही है, तो क्षेत्रफल सदिश भी अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की तरफ, तो बीच का एंगल कितना हुआ 0, तो इसीलिए फाई बराबर हमने क्या लिखा है B इंटू ए। तो एरिया, जितना एरिया इसका अंदर है वो वाला एरिया लेना है, जो बाहर है उसमें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर वाला एरिया कितना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो फाई बराबर B, लंबाई कितना है L और चौड़ाई कितना है X। हमको चाहिए क्या डी फाई बाई डी टी, ये जो मॉड ई है वो किसके बराबर है डी फाई बाई डी टी, तो देखिए डी फाई बाई डी टी करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा बी एल क्षेत्रफल है तो बी एल गुणे एक्स, बी एल एक्स, डी फाई कितना है बी एल एक्स बटे क्या करना है डी टी करना है, तो बी एल एक्स बटे डी टी। तो देखिए x बटे डी टी हमको क्या देगा वेग ही तो देगा, dx बटे डी टी क्या होता है वेग देता है, तो ये हमको क्या x बटे दूरी बटे समय ये क्या दे रहा है वेग ही तो दे रहा है, तो ये डी फाई बाई डी टी किसके बराबर हो गया बी एल वी। यही हुआ ना, समय के साथ हमने इसका अवकलन कर दिया, फाई कितना था बी एल एक्स और डी फाई बाई डी टी करना था, तो बी एल इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स ही तो हमारा वेरी कर रहा है, तो बी एल डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर वी के बराबर, वी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अवकलन के फॉर्म में कितना डी एक्स बाई डी टी, तो बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर है बी एल वी के, ई किसके बराबर आया बी एल वी। ठीक है, ये तो था इस वाले नियम से। इस वाले नियम से देखिए, तो देखिए इसमें कितने रॉड, एक तरह रॉड ही मान लेते हैं इसको, कितने रॉड गति कर रहे हैं आगे की तरफ, एक तो ये पहला, दूसरा ये गति कर रहा है आगे की तरफ कितने v वेग से ही, और तीसरा ये वाला हिस्सा भी आगे की तरफ गति कर रहा है v वेग से। तो देखिए जब हमने देखा था क्या कि b l और v में से कोई भी दो समांतर हो तो उसके लिए प्रेरित विभवांतर क्या होता था 0। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लंबाई भी आगे की तरफ, वेग आगे की तरफ, ये वाली लंबाई भी आगे की तरफ, वेग आगे की तरफ, तो इनके इन दोनों के कारण कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, केवल इसके कारण होगा। तो ये वाला केस तो अभी हमने देखा था, जब कोई रॉड आगे की तरफ v वेग से गति कर रहा था तो जो विभवांतर प्रेरित हुआ था वो किसके बराबर हुआ था बी एल वी के, तो ये हो गया दूसरे वाले से E बराबर बी एल वी। डायरेक्शन भी देख लेते हैं क्या दोनों से बराबर आ रहा है कि नहीं। तो फैराडे वाले में क्या हम लेंज का नियम लगाते थे, तो देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस प्लस की संख्या क्या होगी, अंदर वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी बढ़ेगी। अभी तो देखिए बाहर है, अगर और अंदर ले जाएंगे तो अंदर वाला एरिया बढ़ेगा, तो अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ जाएंगी। तो लेंज क्या कहता है, जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका विरोध करना, तो इनके बढ़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है अंदर वाली बल रेखाओं के कारण, तो हमको बाहर की तरफ बल रेखा बनाना है, तो ये हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा ऐसे। ठीक, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से भी देख सकते हैं, चालक गति कर रहा है कहाँ आगे की तरफ, वैद्युत क्षेत्र किधर है अंदर की तरफ, तो अंगूठा किधर, ये उंगली किधर आई ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से वैद्युत धारा निकला, तो इस तरीके से वैद्युत धारा जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप देखेंगे वैद्युत धारा की डायरेक्शन सेम आने वाली है। तो यहाँ पे हम देख ले दोनों से बराबर वैल्यू आई, यहाँ पे एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए, वही एल लंबाई है, अंदर की तरफ v वेग से गति कर रहा है, सेम सवाल है। इसमें पहले थोड़ा सा पोर्शन बाहर था, थोड़ा सा अंदर, इसमें पूरा का पूरा पोर्शन अंदर है और ये v वेग से गति कर रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए पहले वाले में फैराडे के नियम से E क्या है डी फाई बाई डी टी, फाई क्या होगा B इंटू ए, अभी हमने देखा था। तो हमको देखना है क्या फ्लक्स बदलेगा भी इसमें। देखिए मान लेते हैं पहले यहां रहा होगा ये इस तरीके से, फिर जब हम इसको आगे ले जा रहे हैं तो इसका एरिया थोड़ी बदल रहा है, एरिया नहीं बदला तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर, मतलब चाहे इसके अंदर ये कहीं भी रहे, इसके अंदर बराबर मात्रा में फ्लक्स रेखाएं रहेंगी। जितना यहाँ पे, जैसे हम बोलते पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे ले गए, तो हर जगह इसका एरिया तो यही है और चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर है। तो अगर यहाँ पे दो बल रेखाएं अंदर होंगी तो यहाँ भी दो होंगी, यहाँ भी दो होंगी, तो बल रेखाएं तो बदल ही नहीं रहा है, मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
तो फैराडे के नियम से वैद्युत वाहक बल कितना होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, ये था फैराडे के नियम से। अब हम इस वाले नियम से देखते हैं। तो फिर से देखिए वही बात, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों वेलोसिटी के समांतर है, तो इनके कारण प्रेरित विभवांतर क्या होगा, 0। बचा ये वाला, ये और ये भी आगे की तरफ गति कर रहा है, ये वाला रॉड भी आगे की तरफ ही गति कर रहा है, तो इसके कारण आगे की तरफ गति कर रहा था। तो हमने देखा था किस तरीके से ईएमएफ बनता था, BLV बनता था, जिसका ये डंडी ऊपर रहता था बड़ी वाली और नीचे छोटी वाली नीचे। ये भी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे। वही चीज इस वाले, इसके लिए तो कुछ बना ही नहीं, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, इसके लिए विभवांतर 0 है। ये वाला रॉड भी तो आगे ही गति कर रहा है, ये वाला, ये भी आगे गति कर रहा है, तो इसमें भी वही चीज होगा, वैल्यू कितनी रहेगी, BLV। तो अब इसका ईएमएफ निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम यहां से स्टार्ट करें A से, तो A से जाएंगे तो यहाँ प्लस से बाहर निकलेंगे तो प्लस BLV, यहाँ जाएंगे यहाँ माइनस से बाहर निकलेंगे तो माइनस BLV, किसके बराबर आ गया, 0। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं नेट ईएमएफ किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो चाहे फैराडे लगा ले, चाहे अपना ये वाला नियम लगा ले, दोनों से ही हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों हमको सेम रिजल्ट ला के दे रहे हैं, बस तरीका है अलग अलग करने का। लास्ट वाला किस ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन बाहर रखते हैं और थोड़ा सा अंदर, ये इस दिशा में V वेग से गति कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए फैराडे से फिर यही नियम लगेगा। मान लेते हैं अंदर कितना है, x है, तो फाई बराबर कितना आएगा, B इंटू A, तो BL गुणे x, डी फाई बाई डी टी निकाल लेंगे तो BL dx बाई डी टी, तो ये किसके बराबर आएगा, BLV। ठीक है, अब अपने इस वाले नियम से लगाते हैं जो आज हम लोग सीखे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये आगे की तरफ गति कर रहा है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र में है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र में है इतना हिस्सा, तो ये तो लंबाई के अनुदिश है, जो वेग भी आगे की तरफ और लंबाई भी किधर है, उसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों का तो 0 होगा, केवल इसका होगा। तो ये अगर ये आगे की तरफ V वेग से जा रहा है, तो ये भी आगे की तरफ V वेग से ही जा रहा है। तो जब ये आगे की तरफ V वेग से जा रहा है, तो हमको पता है कि यहाँ पे विभवांतर होगा कितना, BLV। देखिए आ गया यहाँ पे विभवांतर। डायरेक्शन निकालना है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इधर है तो ये इस साइड जाएगा। डायरेक्शन देखिए इस वाले से हमको पता चल रहा है कैसे आएगा, प्लस से बाहर निकलेगा तो इस तरीके से आएगा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर की तरफ, ठीक, अंगूठा गति की दिशा में, तो उंगली किधर आई, ऊपर की तरफ, तो प्रेरित धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। लेंज के नियम से भी लगा सकते हैं, कैसे, जब ये अब आगे जाएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलता जाएगा, इसका मतलब यहां से जो बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या कम होती जाएंगी। बल रेखाएं कम होंगी तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, वैद्युत धारा प्रेरित होगा। वैद्युत धारा क्या होगा, जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है उसका विरोध करेगी। तो किस कारण उत्पन्न हुई है, इन वाले बल रेखाओं के कम होने के कारण। तो प्रेरित धारा इन बल रेखाओं को बढ़ाएगी। तो अगर हमको अंदर वाली बल रेखाओं को बढ़ाना है तो अंगूठा किधर, अंदर की तरफ, उंगली मोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में आया, तो यहां से भी देखिए दोनों की दिशा एक जैसी आई। तो चाहे फैराडे हो चाहे ये हो, दोनों हमको सेम रिजल्ट देता है। तो हम दो अलग अलग तरीके क्यों यूज करेंगे और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नोट कर लीजिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब गति करेगा, ठीक है, जब हमारा चालक गति करेगा, तो जब गति करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जब गति करेगा तो इस वाले फॉर्मूले से थोड़ी मुश्किल आएगी हल करने में। तो जब गति करेगा तब अगर हमको वैद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर निकालना है तो E बराबर B इंटू L इंटू V। और अगर चालक गति नहीं कर रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। कब, जब गति नहीं कर रहा है और फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तब ये वाला। यहां पे चालक गति कर रहा था, ठीक है, तो यहां पे चालक गति कर रहा है, तब जब गति करेगा तो ये वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में। एक केस इसका और बचा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और ये चालक तार है, छड़ है, रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, लेकिन इस बार ये यहाँ से फिक्स है, ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है। मान लेते हैं कोणीय वेग है किसका, इसका ओमेगा। तो ओमेगा कोणीय वेग से गोल गोल घूम रहा है। अब हमको बताना है कि जो ईएमएफ या जो विभवांतर प्रेरित होगा वो कितना होगा, BLV होगा या नहीं होगा। देखिए इसके पहले वाला जो केस था, पहले दोनों में अंतर समझ लेते हैं। उस बार ऐसे था ये रॉड, और रॉड आगे की तरफ गति कर रहा था, ठीक है, किस वेग से, v वेग से। तो जब रॉड आगे की तरफ गति कर रहा था तो ये गति कैसी थी, स्थानांतरी गति थी, मतलब इस रॉड के हर एक पार्टिकल आगे की तरफ किस वेग से गति कर रहे थे, v वेग से गति कर रहे थे। तो तब ठीक है, हमने फॉर्मूला निकाल लिया, v का विभवांतर किसके बराबर, BLV। क्यों, क्योंकि ये सबका v क्या था, समान था, सभी समान वेग से गति कर रहे थे। क्या यहां पे ऐसा होगा, नहीं होगा। हमने वृत्तीय गति के लिए पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है, और ये इसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। तो अगर हमको A का रेखीय वेग निकालना हो VA, तो अगर ये त्रिज्या R1 होता है तो V किसके बराबर होगा, R1 ओमेगा। VB किसके बराबर होगा, अगर ये दूरी R2 हम मान ले तो VB होगा R2 ओमेगा। VC किसके बराबर होगा, ये दूरी R3 मान ले तो VC होगा R3 ओमेगा। मतलब जितने पार्टिकल है सबका वेग अलग अलग है, जो पास है उसके लिए दूरी कम होगी तो उसका रेखीय वेग कम है, और जो दूर है उसके लिए दूरी ज़्यादा है तो उसका रेखीय वेग ज़्यादा है। तो अब ये वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि जितने पार्टिकल होंगे सबका वेग अलग अलग है। तो क्या किया जाए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक किसी छोटे से हिस्से का निकाल लेते हैं। अगर हम बोले केवल इस वाले पार्टिकल की बात करें तो इसका वेग थोड़ी बदल रहा है, ये अपने वेग से इसके चारों तरफ गति कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल का निकालेंगे और फिर उसको समाकलन करके निकाल लेंगे। चलिए, तो यहां से हम R दूरी पे जाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं dr, और मान लेते हैं वो किस रेखीय वेग से गति कर रहा है, v। तो अब इस पार्टिकल का रेखीय वेग थोड़ी बदलने वाला है, ये v वेग से ही गति करेगा। तो इसके कारण जो विभवांतर छोटा सा प्रेरित होगा उसको मान लेते हैं dE, और हमको फॉर्मूला पता है E बराबर हम क्या लिखते थे, BLV। तो BL लंबाई क्या है, बस लंबाई की जगह हमको dr लिख देना है, तो B dr इंटू V, यही होगा इसका जो विभवांतर प्रेरित होगा या जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक। अब रेखीय वेग तो हमको पता नहीं है, हाँ ये R और ये कोणीय वेग हमको पता है, नियत है, तो हमको फॉर्मूला पता है, V बराबर हम क्या लिखते हैं, R ओमेगा लिखते हैं। तो ये DE किसके बराबर हो जाएगा, B V की जगह R ओमेगा dr। ये हमको मिल गया अपने छोटे से टुकड़े के कारण जो विभवांतर प्रेरित हुआ। तो हमको कुछ नहीं करना, अब इस वाले लंबाई 0 लंबाई से लेके L लंबाई तक जितना होगा उसको निकाल लेना है। मतलब अगर हमको E निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक। किसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका BR ओमेगा dr। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र नियत है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा तो सारे जितने पार्टिकल है सबका, देखिए जितने भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं सबका रेखीय वेग तो अलग अलग होगा, लेकिन सबका कोणीय वेग नियत है, वो ओमेगा ही रहेगा। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। V बराबर R ओमेगा से R1 ओमेगा हमने देखा, R2 ओमेगा देखा, R3 ओमेगा देखा। तो रेखीय वेग तो सबका अलग आया, लेकिन सबका कोणीय वेग सेम है। तो ओमेगा सेम, B सेम, दोनों आ गए बाहर, तो B ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L R dr। तो R dr किसके बराबर आएगा, R स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से L। तो जब L रखेंगे तो B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा E बराबर हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये होगा इस वाले केस का फॉर्मूला,
ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल निकालने के कितने फॉर्मूले आपने सीखे देखे, E बराबर माइनस d∅dt फैराडे के नियम से, डायरेक्शन लेंज के नियम से निकाल सकते थे। फिर E बराबर हमने देखा BLV, इसी को विभवांतर भी बोलते थे, तो इस कंफ्यूजन मत रहिएगा, ये विभवांतर भी है, ये विभवांतर, और ये V क्या है, ये वेग है। ठीक है, दूसरा E निकालने का हमने क्या फॉर्मूला देखा, E बराबर हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। कब कौन सा फॉर्मूला याद करना है, लगाना है, तो जब घूर्णन गति हो, घूर्णन गति का मतलब वृत्ताकार पथ पे गति करे, तो ये वाला फॉर्मूला E बराबर हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। जब स्थानांतरी गति हो, तो ये वाला फॉर्मूला, और जब गति नहीं कर रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, E बराबर माइनस d∅dt। तो ये तीनों फॉर्मूले कब हमको लगाना है, ये सबको पता रहना चाहिए। घूर्णन गति में ये वाला, स्थानांतरी गति में ये वाला, और जब गति नहीं कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो E बराबर माइनस d∅dt। ठीक, चलिए एक सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, एक रॉड ये है, दूसरा रॉड ये, और तीसरा रॉड ये। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया R1, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया R2। ये एक रॉड है जिसको V1 वेग से आगे की तरफ गति करा रहा है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसकी लंबाई कितनी है L1। ये एक दूसरा रॉड है, इसकी लंबाई है L2, इसको इधर गति कराया है V2, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। हमसे करंट पूछा कि वैद्युत धारा बताओ कितना होगा, तो कैसे लगाएंगे। देखिए बस इसको हमको अपने सर्किट में बदल देना है। हमको पता है कि अगर ये रॉड आगे की तरफ गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, उस बैटरी का एक वैद्युत वाहक बल होगा, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है R1, तो उसका एक आंतरिक प्रतिरोध होगा R1। तो वैद्युत वाहक बल कितना होगा, BLV। मान लो कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है इस तरीके से, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है B, तो इसका वैद्युत वाहक बल कितना होगा BLV। तो B लंबाई कितनी है L1, और ये कितना है V1। इधर क्यों प्लस आएगा, इधर क्यों माइनस आएगा, ये हमने इस वाले केस में देख रखा है। ठीक है, जब ये आगे की तरफ गति करता है तो प्लस पे बल ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन पे बल नीचे की तरफ। तो नीचे ऋण आवेश की संख्या ज्यादा, ऊपर धन आवेश की संख्या ज्यादा। एक तो तरीका ये था, एक था फैराडे के दाएं हाथ का नियम, ये चुंबकीय उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तो ये चालक की गति की दिशा, तो ये ऊपर की तरफ, तो ये हमको बैटरी की बड़ी डंडी बताती है, तो ये हो गई बैटरी की बड़ी डंडी। तो ये वाला हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ये इस तरीके से आया, ये हो गया R1। वही चीज नीचे वाले के लिए भी करना है, ये हो गया R2, ये आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना है R2 के बराबर। बस हमको देखना है कि इसकी बड़ी डंडी किधर होगी बैटरी की, और छोटी डंडी किधर होगी। तो किसी से भी देख लीजिए, चाहे लेंज के नियम से देख लीजिए, चाहे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए कि प्लस वाला किधर इकट्ठा होगा। जैसे ये इधर गति कर रहा है, ठीक है, तो धन आवेश भी गति कहाँ करेगा, आगे की तरफ। धन आवेश आगे की तरफ, तो उसके कारण वैद्युत धारा आगे की तरफ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वैद्युत धारा ऐसे, तो बल किधर लगा नीचे, मतलब प्लस वाले पे बल किधर है नीचे, तो नीचे प्लस इकट्ठा होगा, ऊपर माइनस। इसका मतलब इसका प्लस नीचे होगा और ऊपर क्या होगा माइनस होगा। दूसरा कैसे देख सकते हैं, फैराडे ये जो दाएं हाथ का नियम है उससे। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चालक के गति की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर,
चालक की गति किधर है, इधर को है, तो ये देखिए ये उंगली किधर है, तो हम बोले उंगली हमको बताता है किधर की बड़ी डंडी होगी, तो बड़ी डंडी किधर होनी चाहिए, नीचे। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि हमारी बड़ी डंडी किधर है, नीचे की तरफ। तीसरा था लेंज के नियम से, तो लेंज के नियम से देखिए कैसे करेंगे, ये अंदर वाली चुंबकीय बल रेखा है इसमें, तो जब ये आगे की तरफ आएगा तो ये अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी, तो प्रेरित धारा क्या करेगा, इनको कम होने से रोकेगा, मतलब इनको बढ़ाएगा। तो जब इनको बढ़ाएगा तो अंगूठा किधर, अंदर की तरफ, अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ानी तो अंगूठा अंदर की तरफ। तो देखिए जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो वैद्युत धारा कैसे आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है, तो हम इसमें देख सकते हैं वैद्युत धारा प्लस से बाहर निकलेगा तो इस दिशा में होगा। तो बस हमसे जो भी पूछे, आई पूछेगा तो हम आई निकाल लेंगे, यहाँ पे हमसे शक्ति ह्रास पूछेगा तो शक्ति ह्रास निकाल लेंगे। अब हमसे जो कुछ भी पूछेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला चीज हम लोग सरल परिपथ में पढ़ चुके हैं। बस हमको विभवांतर निकालना सीखना था कि विभवांतर कैसे निकालेंगे। यहाँ का विभवांतर कितना होगा, तो बी, लंबाई कितनी है L2 और वेग कितनी है V2। बस इसके बाद जो भी हमसे पूछे हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।